नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेड यूनियन पल्स पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज हमारे साथ हैं हमारे बीकेएन के संघ के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री जहीर अहमद जी। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। और साथियों, जिस मुद्दे पर जो बहस के लिए या जिस मुद्दे पर एक जो स्पष्टीकरण होता है, उसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, मुखातिब हो रहे हैं हमारे आदरणीय महासचिव महोदय से। बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि आपने पीछे देखा होगा कि किस तरह मैनेजमेंट द्वारा आपकी जो यूनियंस हैं, मैं सारी यूनियंस की बात कर रहा हूं, तो उसमें बीकेएन के संघ हो चाहे दूसरी यूनियंस हो, प्रबंधक वर्ग को एक तरह से काट दिया गया। कहा गया कि आप जो है मैनेजमेंट के पार्ट पूरी तरह हैं, आप ट्रेड यूनियन में एक्टिविटीज में और किसी भी यूनियंस के जो है मेंबर नहीं रहेंगे। ये एक सर्कुलर आया। हालांकि उस पर आज भी, आज की डेट में भी आपकी बीकेएन के संघ के पास इंटरिम रिलीफ है, जिसके द्वारा मैनेजर्स, प्रबंधक जो हैं अभी भी हमारी यूनियन के मेंबर बने रह सकते हैं, या जो नए बनना चाहे, मेंबरशिप लेना चाहे, वो भी ले सकते हैं। लेकिन सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब इसी प्रकार का एक जो कुत्सित प्रयास है, वो हमारे जो ऐसी बातें निकल के आई सर, कि विभिन्न सोशल मीडिया या जो और भी सूत्र हैं वहां से, कि कुछ इसी तरह का कार्यक्रम, कुछ इसी तरह का प्रयास हमारे जो एजी1 संवर्ग है उनके साथ भी किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं झारखंड हाई कोर्ट में जो एलपीए था, एजी1 की वर्कमैन नहीं रहा। हाँ, इसको लेकर के मैनेजमेंट शायद कोई एक सर्कुलर ऐसा लाना चाह रही थी, जैसा वो मैनेजर्स के पद पर मैनेजर्स के लिए लाई थी, कि आप अपने आप को डिटैच करें यूनियन से। और वेल नोन है कि अगर एजी1, जो कि हमारे जो कैटेगरी 3 के सबसे कह लें सबसे अनुभवी लोग होते हैं, वो अगर उनका साथ हमसे छूट जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेटबैक होगा हमारी यूनियन के लिए। तो बस मैं, चूंकि इसके बारे में पूरा ज्ञान, पूरी जो एक जिसको कह लें मटेरियल, वो उपलब्ध नहीं है आम कर्मचारियों के बीच। एक्चुअल में मुद्दा है क्या, और ये किस कदर हम कर्मचारियों को या हमारी ट्रेड यूनियन मूवमेंट को प्रभावित करता है। तो सर, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि एक बार ये मुद्दा, संपूर्ण मुद्दा प्रारंभ से हाई कोर्ट में जाने, झारखंड हाई कोर्ट में जाने से लेकर के उसके बाद आज यहां मैनेजमेंट का क्या रुख है, और जो ऐसी बातें उड़ रही हैं कि सर्कुलर आने वाला था कि आने वाला है, उस पर क्या है, और ये सर्कुलर आया तो हम पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है कर्मचारियों के लिए, और कर्मचारियों के अधिकारों का जो संघर्ष है उसके लिए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा सर कि इस पर कृपया संक्षेप में प्रकाश डालें सर। धन्यवाद आप सभी का। मैं धन्यवाद करूंगा आपका आशीष जी, कि आपने आज अपने चैनल के माध्यम से पुनः एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है, जिसका होना या नहीं हो पाना दोनों ही कहीं ना कहीं कर्मचारियों को प्रभावित करता है। आप अगर इस मुद्दे को इस तरह से समझें कि अभी जैसे आपने इसकी पृष्ठभूमि बताई कि एक हाईकोर्ट का आदेश था, उस आदेश के अनुक्रम में इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। सबसे पहले तो जो ये मुद्दा है, इस मुद्दे को समझने के लिए ना हमें जाना पड़ेगा पीछे की तरफ। फिर मैं यही कहूंगा, क्यों ऐसी चीजें बार बार हो रही हैं। पीछे के शायद वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब एलपीए और जो रिजेक्ट डिसमिस हुई है एसएलपी, मैंने वहां बताया था अपने आपके चैनल के माध्यम से कि वो एसएलपी को डिसमिस किया गया है, और हमारे वकील ने वहां बहुत निगरानी रखी हुई थी इस मैटर के ऊपर, कैसे जो है उसको डील कर रहा है वो कर्मचारी और उसका जो वकील है। वहीं पर पाया था कि बहुत कमजोर तरीके से वहां पे इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ है इस मामले का। फिर आते हैं हम कि क्या ऐसी मंशा है एफसीआई मैनेजमेंट की कि जो ऐसी चीजों को लगातार बार बार हो रही, बारंबार एक ऐसे प्रयास है जिसका एक तरह से अगर हो पाना या नहीं हो पाना, मैनेजमेंट इसके ऊपर जो है नहीं कर रहा है। वो सारी मेहनत सिर्फ इस बात पे कर रहा है कि किसी तरह से प्रयास हो जाए। और हमें ये समझना होगा कि होता क्या है। देखिए,
एक्चुअल में क्या है कि अभी हमारे बहुत सारे कर्मचारी हैं, जैसे जो अभी AG3 हैं या AG2 हैं, उनको ये बात समझ में ही अभी नहीं आएगी कि ये मामला हो जाने से उनका नुकसान क्या है, नुकसान क्या है। या ये मामला अगर बना रहता है जैसे कि आज के टाइम पे वो वर्कमैन है तो उससे उनके फायदे क्या हैं। इस चीज के ऊपर ना आप पहले देखिए कि मैनेजमेंट की तरफ से जब भी कोई अपने आप कोई चीज आती है तो वो जरूरी है, हर तरह हमें एज अ कर्मचारी इस चीज को देखना चाहिए। कभी भी मैनेजमेंट की तरफ से कुछ आ रहा हो जिसके लिए हमने कभी डिमांड ना की हो तो उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए नुकसान ही होता है। हाँ, एक बार आपके हाथ में कुछ रखा गया, खोल के देख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। ज्वलनशील और वस्तु तो जब नहीं है। मैनेजमेंट खुद आतुर है इस चीज के लिए कि हम ये जी। चीज लेकर के आएंगे तो इसका मतलब उसके पीछे कोई एक उनकी सोची समझी साजिश है। यहाँ साजिश की गई, यहाँ साजिश की गई। हम लोगों को एक जो है ये जो डर था इस बात का कि मैनेजमेंट इस तरह के इस्तेमाल कर सकता है हथकंडे, उसको उसने इस्तेमाल किया। और यहाँ पर मैं धन्यवाद करूंगा अपने सिस्टर यूनियन के महासचिव का कि उन्होंने सही वक्त पर ये सूचना, क्योंकि देखिए हमें डर तो था इस बात के लिए, हम तो तैयार थे और पीछे की मीटिंग में भी हमने जो ये आपसे डिस्कस हो रहा था तो मैंने एक बहुत बात कही थी, इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर इस तरह का कोई मैनेजमेंट की तरफ से हथियार इस्तेमाल होता है तो हमने अपने हथियार के साथ हम भी तैयार खड़े हैं। मुझे याद है 8 तारीख का जो ये वक्त था, जब 8 तारीख दिनांक 8 नवंबर नवंबर ही थी। जब मैं अस्पताल में था किसी कारण से, जी। उस वक्त पर जनरल सेक्रेटरी श्री अभिनव कश्यप जी का फोन मेरे पास आया और उन्होंने यह सूचना दी कि ऐसा प्रपोजल वो हमारे आदरणीय CMD महोदय ने उसको अप्रूवल दे दिया है। अच्छा। और और इसके ऊपर हम गंभीर, क्योंकि विषय बड़ा गंभीर था और इसके ऊपर बड़ा जो है मतलब उस वक्त पर मैं जिस सिचुएशन में था उस सिचुएशन में जो एक रास्ता बन सकता था, मैंने उनको भी ये बात कही कि एज ए यूनियन के प्लेटफॉर्म से आप भी कोशिश करें और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश को करता हूँ। बहरहाल CMD साहब को हमने एक मैसेज भी दिया है, CMD साहब को मैसेज दिया, फिर ये एक टाइमिंग के ऊपर जब मैं देखता हूँ कि टाइमिंग क्या रखी गई थी मैनेजमेंट की तरफ से, पीछे जब हम जाके देखते हैं मैनेजर्स के मामले में उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया कि 15 दिन में आप अपने आप को यूनियन से डिसोसिएट कर लें। हाँ। और यहां पर भी टाइमिंग 15 दिन की ही रखी गई थी उस सर्कुलर में। सर्कुलर लाने की तारीख जो थी वो 8 तारीख की शाम थी या 9 तारीख की सुबह कर सकते थे उसे। और 9 तारीख पे कोई सर्कुलर अगर आता है और उसके अगले दिन धनतेरस हो, उसके बाद दिवाली का पूरा एक जो है पूरा फेज चलेगा। जी 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 बिल्कुल। उसके बाद छठ पूजा तक बिल्कुल कोर्ट्स बंद हैं। हाँ। सारे वकील अपने घर पे होंगे, सारे कर्मचारी अपने घर पे होंगे, लोग अपनी खुशियां मना रहे होंगे, उस बीच में ये चीज ला करके उनके मनोदशा को कहां ले जाने की कोशिश थी। आप समझ लीजिए कि 15 दिन का जो टाइम इंडिया पेपर पे देने जा रहे थे वो 15 दिन का टाइम पूरा अवकाश की दुनिया में बीतना था कि आपके पास ना आपके पास कोई जो है आप अपने जो है लीगली आप उसको कोई रेमेडी लेने के लिए जा सकते हो, ना आप जो है उसके ऊपर कोई एजुकेशन वगैरह कर पाओगे क्योंकि आप सारा कर्मचारी आपका घर पे होगा। तो ये जो 15 दिन थे, ये 15 दिन मैनेजमेंट बिताना चाह रही थी ऐसे टाइम को लेकर इस तरह से दिखा करके कि वो 15 दिन भी बीत जाए और उसके बाद कोई भी बंदा जो है वो यूनियन में ना रहने पाए। और ये इस तरह की जब मंशा होती है ना, तो मैं एक चीज कहता हूं कि यहाँ ऐसी चीजों के लिए मैं हम इंसान हैं यार, हमारी पहुंच हर जगह नहीं होती है। मैं यहाँ हूं, मैं दिल्ली में मैनेजमेंट क्या कर रही है मैं ये नहीं देख सकता, उनके मन में क्या चल रहा है मैं नहीं देख सकता, लेकिन ईश्वर सब देख रहा है। अगर हम साफ मन के साथ काम कर रहे हैं और कोई एक गलत मंशा के साथ काम कर रहा होगा तो मैं वहां नहीं हूं लेकिन ईश्वर वहां पे है। अगर ईश्वर वहां पे है तो वो रास्ता बना देगा। जी। आज क्या हुआ, जब 8 तारीख के बाद जब सिस्टर यूनियन के महासचिव का फोन आता है और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी तरफ से प्रयास किया और CMD साहब को एक मैसेज स्पष्ट रूप से दे दिया कि ये मामला बहुत अत्यंत ज्वलनशील है और इतना ज्वलंत है कि अगर ये मामला अगर ये बिगड़ गया तो FCI में जो इसका जो रूप निकल के सामने आएगा वो FCI के लिए ठीक नहीं है। और फिर उसके बाद 13 तारीख को हम उनसे मिले भी, CMD साहब से मुलाकात की और CMD साहब से, और ऐसा नहीं है देखिए यहाँ जब आप कोई चीज करने जा रहे हो तो आपके पास प्रॉपर तथ्य होने चाहिए। अभी तो ये हो गया, ये पृष्ठभूमि क्या थी, कैसे ये मामला बन रहा था, ये मामला बना क्यों, ये मामला कैसे इसको ठीक कराने की कोशिश की गई, इसके ऊपर हम जब डिस्कस करने जाएंगे तो हम देखेंगे
कि एक्चुअल में ये मामला बन ही नहीं सकता था मैनेजमेंट के साइड से। जिस कोर्ट केस का आपने हवाला दिया है, उस कोर्ट केस में जिस एम्प्लॉय के जो है एक मामले को कोर्ट के सामने रखते हुए और कोर्ट में मैनेजमेंट ने ये अपनी तरफ से एफिडेविट दिया कि ये वर्कमैन नहीं है, तो सबसे पहला तो सवाल उस मैनेजमेंट पे, उस लोकल मैनेजमेंट पे खड़ा होता है कि 2019 में जब एलपीए का एफिडेविट जा रहा था एलपीए के लिए एफसीआई मैनेजमेंट की तरफ से, तो कैसे हेडक्वार्टर मैनेजमेंट ने ऐसे किसी एफिडेविट को लीगल वेटिंग दे दी कि एक AG1 का कर्मचारी जो है वो वर्कमैन में नहीं आता है, जबकि 2019 में ही, आप समझिए 2019 में ही एमओएस साइन हो रहा है बीकेएन के संग और एफसीआई मैनेजमेंट के बीच में। एफसीआई देखिए, ये पॉलिसी मैटर है, ये पॉलिसी मैटर है। ये अगर किसी AG1 का वर्कमैन होना या उसका वर्कमैन से में नहीं होना, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगी गवर्नमेंट। इसको गवर्नमेंट को कौन इसके सामने रखेगा? ये रखेगी हेडक्वार्टर मैनेजमेंट। ऑलरेडी जब से एफसीआई बना है, जब से इस एफसीआई का सृजन हुआ है, आपका ये AG1 एज ए कैटेगरी 3 एज अ वर्कमैन काम कर रहा है। जब से आईडी एक्ट यहां इस डिपार्टमेंट में लागू हुआ है टीज में, तब से लगातार जो वेज रिवीजन हुए हैं उसमें नेगोशिएशन के माध्यम से इसका स्केल तय हुआ है, इसकी सारी सर्विस कंडीशंस तय हुई हैं जो कि यूनियन के द्वारा होती हैं, यूनियन के माध्यम से होती हैं। उसका स्केल, उसकी सर्विस कंडीशन, उसका ओटीए, सब कुछ यहां से डिसाइड हो रहा है। कर कौन रहा है? क्वार्टर मैनेजमेंट कर रही है ना। जो अथॉरिटी आपको AG1 को वर्कमैन मानते हुए सारी चीजों को आगे, इस डिपार्टमेंट को आगे लेके जाने की जिम्मेदारी दी गई है, वो अथॉरिटी कैसे कोर्ट के सामने ये अपना एफिडेविट रख सकती है कि ये वर्कमैन नहीं है? कहां स्टैब्लिश हुआ है ये कि वर्कमैन नहीं है? आप सबसे पहले तो सवाल उस मैनेजमेंट से बनना चाहिए कि ये कैसे स्टैब्लिश किया उसने। कोर्ट ने तो बाद में देखा, पहले कैसे मैनेजमेंट ने देखा इस चीज को कि वो वर्कमैन नहीं है। तो यहीं से देखिए, सीएमडी साहब से मुलाकात के साथ ही हमने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि सबसे पहले तो आप एक्शन लीजिए उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने ये एफिडेविट कोर्ट में लगाया। दूसरा, जो आप ये करने जा रहे हो, आपने प्रपोजल दे दिया है, प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया है। आप इस मामले में स्टेक होल्डर कौन है? इस मामले में स्टेक होल्डर जो है वो आपके ट्रेड यूनियन है। एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के साथ आपका क्या केस चल रहा है इससे हमें मतलब नहीं है जी। आप अगर कोई एक डिसीजन पे पहुंच रहे हैं और इससे हजारों कर्मचारी प्रभावित होने वाले होंगे, तो आप स्टेक होल्डर से बात करेंगे या नहीं करेंगे कि एक तरफा आप उसमें बदलाव कर देंगे? वही बात है कि एक इंडिविजुअल केस के रिजल्ट को आप यूनिफॉर्म तरीके से पूरे सिस्टम पे अभी इसमें जो टेक्निकल ग्लिचेस हैं उनके ऊपर तो मैंने बात ही नहीं शुरू की है। अभी तो मैं वो बता रहा हूं जो बाहरी तौर पर ये इसके जो कमियां हैं, जो मोटे मोटे तौर पर कोई बच्चा भी इस बात को समझ लेगा कि ये क्या है। लेकिन यहां बात ये समझनी कि मंशा क्या है। अभी पीछे हम लोग अभी इस पर डिस्कस कर लेंगे कि ये जो है इसमें कहां कहां टेक्निकल प्रॉब्लम्स है और एफसीआई मैनेजमेंट के सामने हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इस वक्त पर। लेकिन आप समझिए कि अभी जो मैनेजमेंट की मंशा है उसको पहले आप समझो। जो हमारे इस चैनल के माध्यम से कर्मचारियों तक ये बात पहुंचेगी, मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि एफसीआई मैनेजमेंट की तरफ से जो इस तरह के स्टेप्स हैं वो आपके भविष्य को नष्ट करने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए है। और कोई भी AG3 या कोई भी AG2 ये बात ना सोचे कि AG1 को वर्कमैन की श्रेणी से बाहर कर देने के बाद उनके लिए कोई भला होने वाला है। अभी मैं इसका एक पहलू आपको ये बता दूं कि अगर AG1 को आपके, जो कि नहीं संभव है, लेकिन फिर भी अगर मैं ये कहता हूं कि एफसीआई मैनेजमेंट ने एक जो है पल के लिए मान लीजिए कि AG1 को आपके वर्कमैन श्रेणी से बाहर करके सुपरवाइजरी घोषित कर दिया, तो आपका जो पे स्केल आपके पास आज के वक्त पर है, आप उससे 5,000 से 6,000 रुपए पीछे जाकर के बैठेंगे। ये मैं आपसे पहले ही बता दे रहा हूं। आप इस बात को समझें। बहुत 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 जो है, बहुत एक बिल्कुल सिंपल सी चीज है। किसी भी डिपार्टमेंट में जो कि आईडी एक्ट में काम जहां चल रहा है, वहां पर डीपीई के रूल्स लागू होते हैं, फॉलो होते हैं। डीपीई में दो तरह से कर्मचारियों का एक होता है जो है बंटवारा है। एक है एग्जीक्यूटिव एंड नॉन यूनियनाइज सुपरवाइजर।
ठीक है, आप इनको अलग कर दें, क्योंकि इनके लिए अलग से पूरी एक गाइडलाइन आती है, उनके वेजेस क्या होंगे, उनके क्या चीज होंगी, कैसे इसका उनका पे स्केल ड्रॉ होगा। और एक होता है यूनियनाइज वर्कमैन, जिसका नेगोशिएशन के माध्यम से होगा। अगर आप AG1 को, जो कि यूनियनाइज आज की डेट में है, और उसका आपने पे स्केल ड्रॉ किया है S7 को 34,000 रुपया, ठीक है, ये आपने किया है क्यों? क्योंकि आपके FCI में कोई भी सुपरवाइजरी अथॉरिटी FCI मैनेजमेंट नहीं मानती रही है, शुरू से नहीं रहा इसके पास। और सुपरवाइजरी जो अथॉरिटी है उसका स्केल स्टार्ट होता है E0 स्केल से, जो कि DPE की तरफ से डिफाइंड है पहले से। हमारे यहां E1 स्केल से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। E1 स्केल मतलब 40,000, E0 स्केल मतलब 30,000 रुपया। अगर 30,000 रुपए से यहां स्टार्ट कराएंगे, तो जो नेगोशिएशन की पहली शर्त यह है कि किसी भी हाल में क्लैश नहीं होना चाहिए। हाँ, बेसिक में सबसे पहली शर्त यही है कि क्लैशेस नहीं होने चाहिए। किसी भी वर्कमैन का जो बेसिक है वो जो भी एग्जीक्यूटिव है या नॉन यूनियनाइज सुपरवाइजर, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको आपका S7 स्केल छोड़ करके E0 स्केल स्टार्ट कराना पड़ेगा, जो कि 30,000 रुपया है। बाकी बचे जो आपके स्केल्स हैं S5 और S6 यानी AG3 और AG2, जो आज 28,200 और 30,500 पे बैठा है, वो अपने आप नेगोशिएशन करके कम से कम 4 स्केल पीछे जाके बैठेगा 30,000 से। 30,000 से 4 स्केल AG2 बैठेगा और उससे 4 स्केल पीछे AG3 बैठेगा। तो आप सोचिए कि जो AG3 आज 28,200 पे है, वो कहां जाके बैठेगा? वो बैठेगा आपका 22-23,000 रुपए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसका जो सर्विस कंडीशन में ये बदलाव अगर FCI मैनेजमेंट कर ले जाती, जो कि नहीं संभव था, तो सबसे पहला जो एक हमला था वो AG2 और AG3 की स्केल के ऊपर पड़ना था, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि कोई वर्कमैन ना हो, कोई ट्रेड यूनियन का पार्ट ना हो और उसके बावजूद भी उसका MOS हो जाए। ये संभव नहीं है। अगर आप एक जो है एक कैटेगरी को निकाल करके वर्कमैन से बाहर करना चाहेंगे, तो उसका फिर आपको स्केल, उसकी सर्विस कंडीशंस, सब कुछ वर्कमैन से बाहर करनी पड़ेगी और आपको MOS खोलना पड़ेगा। जो कि MOS के लिए मैं आपको बता दूं, MOS दो पार्टियों के बीच में वो समझौता है जिसे खोलना संभव नहीं है। अगर FCI मैनेजमेंट और यूनियन, जो यूनियन दूसरी पार्टी इसमें वीकेंड के संघ है जी, इस MOS के लिए दूसरी पार्टी, दो पार्टियां हैं जो साइन किए हुए हैं, एक मैनेजमेंट और एक यूनियन। ये दोनों पार्टियां अगर सहमत हो, कंसेंट देती हो कि इसको ओपन किया जा सकता है, उसके बावजूद भी ये DPE को भेजा जाएगा और DPE जब इसको जो है संस्तुति दे देगा कि हाँ ओपन किया जा सकता है, तभी आप ओपन कर सकते हैं, वरना ओपन नहीं हो सकता। तो पहली शर्त क्या है कि दोनों पार्टियां सहमत होनी चाहिए। जबकि यहां पर क्या है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि एक पार्टी तो अपने आप बाहर हो गई, तो आप संभव ही नहीं है कि MOS को ओपन किया जा सके, पहली चीज। दूसरा, इस मामले के ऊपर सर्विस कंडीशंस में बदलाव तो होंगे ही होंगे अगर आप मैनेजमेंट की मंशा देखें। और मैं आपको बताऊं कि इनमें जो पॉइंट्स हैं, जो इनमें कमजोर कड़ियां हैं, जिनको FCI मैनेजमेंट ने देखा ही नहीं कि कैसे ये वर्कमैन से इसको बाहर निकाला जाएगा, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सिंपल उनका एक एजेंडा था, इसे वर्कमैन की श्रेणी से बाहर निकाल करके नॉन यूनियनाइज सुपरवाइजर हमें बनाना है, ताकि ये ट्रेड यूनियन से किसी तरह बाहर हो जाए। मैं कहता हूं कि ये क्यों किया जा रहा है? हर हमला ट्रेड यूनियन से बाहर करने के लिए क्यों है? जो लोग ट्रेड यूनियन को नहीं समझते हैं, उनको अब समझना यहां जरूरी है। इसका मतलब कुछ ऐसा है ट्रेड यूनियन में कि जो रास्ते का कांटा है मैनेजमेंट के लिए और उन लोगों के लिए जो कोई एजेंडा लेकर चल रहे हैं इस डिपार्टमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए। और मैं यहां से फिर से मैं अपने लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक हम लोग यहां पर एक यूनियन के रूप में बैठे हुए हैं, जब तक हम लोग संगठित हैं, तब तक ईश्वर ने चाहा हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसी चीजों के ऊपर हमें अपने जो स्टेप्स हैं तो बिल्कुल क्लियर करने पड़ेंगे। इस तरह से क्लियरली चलना पड़ेगा कि मैनेजमेंट को यह पता चल जाए कि ऐसे चीजों में हाथ नहीं डालना चाहिए। पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे FCI का, जो अगर ID एक्ट का ही इतिहास देखें
तो लगभग 30 साल से ऊपर का समय बीत चुका है। 30 साल आईडी एक्ट के साथ डिपार्टमेंट जो चला हो, उसमें भी ये पहली बार है कि मैनेजमेंट सिर्फ हमला जो कर रही है वो आईडी एक्ट से बाहर निकालने के लिए कर रही है। यानी आईडी एक्ट में कोई ऐसी पावर है, कोई ऐसे अधिकार हैं जो मैनेजमेंट की आंखों का किरकिर जो होती है वो बने हुए हैं, और वो चाहती है किसी तरह से आईडी एक्ट ये डिपार्टमेंट के बाहर हो जाए ताकि वो अपनी मनमानी कर सके। ठीक है, अब आप समझिए इसके जो पॉइंट्स हैं, सीएमडी साहब को 13 तारीख की मीटिंग में हम लोगों ने बहुत क्लियरली बताया कि ये पॉसिबल नहीं है, और जो ये करने आप जा रहे हैं इससे फील्ड में जो स्थिति पैदा होगी उसके बाद हमारे हाथ से चीजें बाहर हो जाएंगी। फिर यहां रोष किस रूप में जाएगा? हमारे सामने पूरी खरीफ की सीजन पड़ा हुआ है, हमारे सामने एक बहुत बड़ी जो है चैलेंजेस हैं डिपार्टमेंट के सामने, और वो डिपार्टमेंट अकेला कुछ नहीं करता, वो डिपार्टमेंट के जो हाथ हैं वो हम ही लोग हैं, हम ही लोग करते हैं उसको। तो ऐसी स्थिति नहीं बनने देनी चाहिए डिपार्टमेंट के अंदर, जो नुकसान करे निगम का भी, वो नुकसान करे हम सबका, एक कलेक्टिवली नुकसान हो। तो सीएमडी साहब ने इसके जो इसकी कमजोर चीजें थी, जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स थी इस मामले में, उसको समझते हुए उसको होल्ड पे डाला। अच्छा, उस सर्कुलर को होल्ड पे डाला। ये बात 13 तारीख की मीटिंग ये 13 तारीख की मीटिंग की बात है कि उन्होंने होल्ड पे डाला और इसको फिर से एग्जामिन करने के लिए उन्होंने बात कही। पैरेलल में हम लोगों ने यूनियन की साइड से जो एक अपना रिप्रेजेंटेशन था वो मैनेजमेंट को देने के साथ साथ ऑलरेडी उसकी कॉपी जो है, क्योंकि अब ये कल को एजुटेशन भी जा सकता था, इस वजह से हमने इसकी कॉपी ऑलरेडी सीएलसी ऑफिस में भी भेजी थी, जहां से 16 तारीख को एक नोटिस आ गया। नोटिस के ऊपर 25 जो अभी तारीख 21 तारीख में जो है 21 नवंबर की तारीख में हमारी एक मीटिंग भी हुई, वहां कंसिलेशन प्रोसेस हुआ। कंसिलेशन के दौरान जो अथॉरिटी यानी कि डिप्टी सीएलसी साहब ने दोनों ही पार्टीज के ऊपर सेक्शन 33 लगाते हुए कह दिया है कि यूनियन को बोल दिया है कि वो आप एजिटेशन नहीं करेंगे, किसी तरह का अनरेस्ट नहीं होना चाहिए इस मामले में। दूसरी पार्टी को भी कह दिया है कि जब तक ये कंसिलेशन चल रहा है और एग्जामिनेशन यहां पर चल रहा है तब तक आप किसी तरह का सर्कुलर जारी नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये एक सिचुएशन है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त पर, और आप समझ लीजिए कि जो मंशा है वो मंशा अच्छी नहीं है एफसीआई मैनेजमेंट की तरफ से। हम सीएमडी साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो हमारी चीजों को समझा है, लेकिन हम बार बार ये चीज मैनेजमेंट के ऊपर इसलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट कई लोगों से मिलकर बनती है। सीएमडी साहब को ये समझना पड़ेगा कि ऐसी चीजों में उन्हें कोई भी फैसला करने से पहले जो उनको नीचे की तरफ से जो भी इस तरह के फैसले देने की बात होती है, उसमें स्टेक होल्डर से वो पूरी तरह से पहले बातचीत करके अपने आप को आश्वस्त कर लें, उसके बाद चीजों में वो आगे बढ़े। तो साथियों, आप सभी ने देखा कि एक मुद्दा जो ये एलपीए 2019 का था सर, झारखंड हाई कोर्ट में, बिल्कुल, और ये भी अपने आप में मतलब अजीब सी दास्तां है कि जो हमारे शीर्ष अधिकारी हैं सीएमडी साहब मैनेजमेंट। मैं इस पे एक छोटी सी चीज और बोल दूं, एलपीए के मामले में जो आपने बोली है बात, एलपीए का जो जजमेंट है वो जजमेंट पहली चीज है कि मैनेजमेंट की भी लापरवाही तो मैं नहीं कहूंगा, जानबूझकर किया गया काम है ये। तो मैनेजमेंट की साइड से कोर्ट को जो है जो चीजें भेजनी चाहिए थी, देनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं दी है। कोर्ट से तथ्यों को छुपाया गया है मैनेजमेंट की तरफ से। साथ ही साथ कोर्ट ने जिस चीज को आधार लिया है, आप आधार पढ़ेंगे, आधार में भी देखिए आपका जॉब प्रोफाइल, AG1 डिपो का जॉब प्रोफाइल स्टार्ट ही होता है सीनियर मोस्ट क्लर्क से। आप पढ़ेंगे उसको, उसमें बीच में जब जॉब प्रोफाइल पूरी, क्योंकि क्लरिकल बेस्ड है पूरा मामला इसका, AG1 का सीनियर मोस्ट क्लर्क अगर है तो वो क्लरिकल बेस्ड होगा। साथ में उसके जो जॉब प्रोफाइल में एक बात अगर लिख दी जाती है कि वो सुपरवाइज और गाइड करेगा AG3 और AG2 को, ठीक है, बस ये लाइन जो है उसने मैनेजमेंट ने बार बार इसको दिखाने की कोशिश की, और कोर्ट ने भी उसको लगा कि सुपरवाइज करता होगा AG3 और AG2 को, जबकि तथ्यों को पूरी तरह से नहीं रखा गया। जॉब प्रोफाइल जहां पर सुपरवाइज और गाइड करने की बात कहती है तो वहां लिमिटेशंस के साथ है कि वो रजिस्टर कैसे भरा जाएगा, स्टैकिंग कैसे कराई जाएगी,
डेवलपमेंट कैसे कराया जाएगा, इसमें वो सुपरवाइज और गाइड करेगा। ये मेंटोर का काम जैसा होता है वैसा है, मार्गदर्शक है, ना कि सुपरवाइजरी अथॉरिटी को जो पावर्स होती हैं वो वाला काम है। और ऐसी ही सेम यही लाइन जो सेम इसी पैटर्न पर AG2 डिपो के लिए भी लिखी गई है कि वो AG3 को सुपरवाइज और गाइड करेगा इन कामों में। तो क्या हम मान लें कि AG2 भी अब जो है वो वर्कमैन से बाहर हो जाएगा? तो ये बहुत बहुत जो है उसको ना एक इसकी टेक्निकलिटी और इसकी जो एक संवेदनशीलता थी उसको बिना देखे हुए जो है काम किए गए हैं। और कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये माना था कि AG1 डिपो एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करता है AG2 और AG3 को। मुझे नहीं समझ में आया कि उसको कौन से ऐसे तथ्य मैनेजमेंट के साइड से दे दिए गए कि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली कैटेगरी 3 AG3 और AG2 को AG1 जो है वो कंट्रोल करता हो, यानी कि कब वो लीव सैंक्शन करता है, कब वो डिसिप्लिन एक्शन इनिशिएट करने की जो है उसके पास पावर है, कब उसको जो है APR भरने की उसको पावर है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कहां है उसके पास? तो ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट अपने आप में बिना तथ्यों को सामने दिखाए, क्योंकि जिस पार्टी को ऑलरेडी कहना चाहिए था कि ये वर्कमैन है FCI मैनेजमेंट को, वो वहां झूठ बोलती है जाकर के कोर्ट में कि ये वर्कमैन नहीं है। तो सबसे पहले तो कोर्ट के सामने तथ्यों को ना रखने का एक मैटर भी आता है। दूसरा एक यहां पर ये भी है कि इसमें जो SLP जो डिसमिस हुई है, SLP डिसमिस हुई है आपका मेरिट बेसिस पर नहीं हुई है। कोर्ट में कोई जो है वहां पर ये मामला पूरा सुना नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सिंपल उस दिन उसका वकील जो था उसने इस मैटर को रिप्रेजेंट नहीं किया। कोर्ट के पास इतना समय नहीं है कि वो पूरे इस मैटर के ऊपर अपने आप से कोई जो है अध्ययन करे, इसलिए उन्होंने इसमें कोई रीजन नहीं पाया कि इसको जो है यहां क्यों सुना जाएगा, उन्होंने वहां पर उसको डिसमिस कर दिया। ये किसी मेरिट के आधार पर जो है डिसमिसल नहीं हुआ है केस का, इसलिए। और मैनेजमेंट सिर्फ इसी चीज को आधार बना रही है कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश जारी हुआ है तो हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जिस दिन अगर मैनेजमेंट खुद जाके ये कह देती कि ये इसको हम वर्कमैन के तौर पर इनका MOS साइन करे बैठे हैं, इनको हम MOS जो है वर्कमैन के तौर पर हम इनको OTA पेमेंट भी करते हैं, इनका जो सुपरविजन है वो सुपरविजन नहीं है, जबकि एक एज अ गाइड ये जो है खाली डिपो में काम करते वक्त इसको जो है जिस गाइड कर सकता है, सिर्फ इस लाइन के ऊपर हमें आप वर्कमैन से बाहर कर दो तो इनको जो है उल्टा वो फटकार लगाता। सर इसमें एक चीज ये है, जैसे उनकी मंशा तो समझ में आ गई मैनेजमेंट की कि उनकी मंशा ही थी, इसीलिए जिस डायरेक्शन की उनकी मंशा थी उसी डायरेक्शन के तथ्य वो रखे। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जिनके खिलाफ जा रही थी ये बातें, जिससे मतलब कर्मचारी वर्ग, हालांकि तब तक वो केस इंडिविजुअल केस था ऐसा था, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिनको रखनी थी बात, जैसे आप ये भली बात ही जानते हैं कि मैनेजमेंट ने अगर कोई, चाहे मैनेजर का ही केस देख लीजिए, अच्छे से परस्यू किया गया बीकेन के सन द्वारा, तो आज की भी डेट में इंटरिम रिलीफ है। मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स जो थे रखे गए अपनी तरफ से, यूनियंस की तरफ से, यूनियन बीकेन के सन की तरफ से। क्या इस केस में ये माना जा सकता है कि जो इंडिविजुअल केस लड़ा जा रहा था वहां पे, उसके द्वारा तथ्यों को अच्छे से नहीं रखा गया? ये होता है एक्चुअल में, ये होता है जब एम्प्लॉय को ये लगता है कि वो अपने मामले को खुद डील कर लेगा और उसके बारे में किसी को सूचित नहीं करता। हाँ, तो ये समस्या, और जबकि उसको समझना चाहिए कि ये मैटर्स ऐसे मैटर्स हैं कि जिनका डिसीजन देखिए अब आपके सामने ही है। कि मैनेजमेंट इस तरह की चीजों को लेकर के आ रहा है, ऐसी चीजों को अगर वो लागू कर देता है तो इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों का भविष्य जो है लटक जाता है अंधकार में। तो इसका मतलब कि यहाँ पर उसको कम से कम यूनियन का सहारा लेना चाहिए था, बगैर यूनियन के वो उसे कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था। जब देखिए कोर्ट्स भी बहुत बहुत मामलों में, देखिए सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह है, बड़ी बहुत अहमियत रखती है वो जगह, और उस जगह पर केसेस की जो है हर आदमी चाहता है कि हमारा केस वहां डील किया जाए। ठीक है, जब वो केस जो है वहां डील, अब आप समझिए जब वहां पर जाकर अपने केस आप बोलोगे ही नहीं और उसे एक इंडिविजुअल केस दिखेगा कि एक इंडिविजुअल केस है, तो वो तो कोर्ट्स के ऑर्डर के ऊपर ही जाएगा जब उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा। अगर यहीं पर ये केस, पहली बात है कि अगर हाई कोर्ट से ही जो है अगर किसी यूनियन के थ्रू जाता तो हाई कोर्ट ही LPA उसके अगेंस्ट में ना देता, क्योंकि उसमें सारे तथ्य सामने आते। और अगर मान लेते हैं कि अगर वहां से भी अगर कोई गलत हो जाता ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट तो कम से कम इस तथ्य को जरूर देखता कि इस आदेश से हजारों कर्मचारियों का नुकसान हो सकता है, इस वजह से उसको सुनना चाहिए। तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की बहुत बड़ी गलती है
और उस जगह पर जो लोकल यूनियंस है उनकी भी गलती है, उनको हाँ, देखना चाहिए। उनको ऐसे देखना मामलों में उनको सजग रहना चाहिए कि ऐसे कोई भी मामले इंडिविजुअली कोर्ट में ना स्वतः जाए। संज्ञान से लेना चाहिए। और अगर मैनेजमेंट की साइड से रहे हैं तो उसके ऊपर तत्काल जो है उन्हें सूचित करना चाहिए कि इस तरह के जो है कोई एफिडेविट मैनेजमेंट की साइड से गया, ताकि उसके ऊपर एक हम लोग टाइमली जो है अपना कदम उठा सकें। तो धन्यवाद साथियों, ये था एक टॉपिक जिस पर आपने देखा कि किस प्रकार एक पद जो कि अपने से नीचे जो अधीनस्थ पद जिसको कह रहे हैं, हालांकि अधीनस्थ पद है नहीं, उनकी छुट्टी सैंक्शन करने की भी हैसियत इस मैनेजमेंट ने नहीं दिया है। मतलब AG1, AG2, AG3 के एक छुट्टी भी नहीं सैंक्शन कर सकता। उनको कह रहे हैं कि ये प्रशासनिक इनके पास पावर है, डिसिप्लिनरी एक्शन भी नहीं ले सकता। उनको कह रहे हैं कि ये प्रशासनिक पावर रखता है, और इस आधार पर उनको कह रहे हैं कि ये मैनेजमेंट का पार्ट हुआ, अब ये वर्कमैन नहीं है। तो साथियों, ये एक उदाहरण है कि आप सजग रहिए, सावधान रहिए, और अगर कहीं भी आपका व्यक्तिगत कोई कानून या संवैधानिक जैसी चीजों से कोई इफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रही है ऐसी चीजें, तो प्लीज 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 आप अपने आसपास जो यूनियंस के पदाधिकारी हैं उनको संपर्क करें, उनके संज्ञान में जरूर लाएं, जिससे कि कुछ पता नहीं होता है कि आपका इंडिविजुअल केस कब सार्वभौमिक तरीके से पूरी संस्था, पूरी FCI पर लागू करने के लिए ये मैनेजमेंट आमदा हो जाए, कुछ पता नहीं है। इसलिए छोटी चीजों को गंभीरता से लीजिए और हम बने रहिए, संघर्ष कीजिए, साथ दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।